नमस्कार दोस्तों, इन्वारो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जेके सेट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो अभी रिसेंटली 24 जुलाई 2022 को हुआ था। पहले दो भाग आप लोगों ने देख लिए होंगे इस सीरीज के, ये तीसरा पार्ट है। इसमें भी हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे जो काफ़ी हेल्पफुल प्रूफ होगा आपके लिए अपकमिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। शेनन डाइवर्सिटी इंडेक्स जो है ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है टू एस्टिमेट द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज विद इन ए कम्युनिटी। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका सही आंसर है। सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सक्सेशन क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, ये डायरेक्शनल होता है। एंड मोस्टली इसमें क्या होता है कि आपका लेस डेवलप्ड कम्युनिटी जो है वो रिप्लेस्ड हो जाती है बाय मोर डेवलप्ड कम्युनिटी से। इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होता है कि एक बेयर एरिया या एक ऐसा एरिया जहाँ पे पहले बायोडाइवर्सिटी थी बट किसी वजह से वहाँ वो ख़त्म हो जाती है। एंड उसके बाद में वहाँ पे लाइफ जो है इनिशिएट होती है धीरे धीरे। एंड अल्टीमेटली वो एक मैच्योर स्टेज पे पहुँच जाती है जिसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। तो इनिशियली जो कम्युनिटी जो है स्टेबल होती है, ठीक है, वो आपकी पायनियर कम्युनिटी कहलाती है जो किसी भी जगह से लाइफ फॉर्म आती हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे आपका पहले लाइफ थी या नहीं थी। एक बेयर एरिया है बेसिकली जहाँ पे अभी एट प्रेजेंट लाइफ नहीं है, तो वहाँ पे स्पोर्स आएंगे, सीड्स आएंगे एंड जो इनिशियली जर्मिनेट होंगे वो पायनियर होंगे। एंड उसके बाद में धीरे धीरे जब वो जो है स्लोली स्लोली ग्रेजुअली अपना डेवलपमेंट करेंगे तो अल्टीमेटली एक कंप्लीटली मैच्योर्ड कम्युनिटी बनती है जिसको क्लाइमेक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस पूरी सीक्वेंस को सीरे कहते हैं। एंड एक इंटरमीडिएट स्टेज को क्या कहा जाता है? ठीक है, जैसे कि आपका ये क्या है, पायनियर है, इसके बाद में बहुत सारी कम्युनिटीज़ आएंगी और लास्ट में आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाती है। तो ये पूरी सीक्वेंस तो कहलाती है सीरे, है ना। बट इसको एक इंटरमीडिएट स्टेज को क्या कहते हैं, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपने मुझे बताना है। चिपको मोमेंट, चिपको मोमेंट जो है ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन मोमेंट है। एंड इंडिया में काफ़ी पॉपुलर एक मोमेंट, काफ़ी फेमस मोमेंट रहा है चिपको मोमेंट। अगर हम इसकी बात करें कि चिपको मोमेंट जो है स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो सबसे पहले चिपको मोमेंट जो है राजस्थान में स्टार्ट किया गया था। एंड वहाँ पे जो उस टाइम के महाराजा थे उन्होंने ऑर्डर दिया था खेजड़ी ट्री को कट करने का। तो खेजड़ी ट्री को बचाने के लिए बहुत सारे लोग जो थे स्पेसिफिकली बिश्नोई कम्युनिटी से थे, वो वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे जो है पेड़ को कट किया जा रहा था और वो उसको हक कर लेते हैं। एंड क्या होता है कि उस टाइम पे उनको पेड़ के साथ में, ट्री के साथ में काट दिया था, कट कर दिया जाता है ना। ये पहली घटना थी जब लोगों ने पेड़ को बचाने के लिए उसको क्या किया था, हक किया था। बट ये जो मोमेंट है ये चिपको मोमेंट के नाम से फेमस ना होके जो है इन्वायरमेंट की हिस्ट्री में बिश्नोई मोमेंट के नाम से ज़्यादा जाना जाता है ना। बिश्नोई मोमेंट के नाम से ये फेमस है। बट ये एक टाइप से चिपको मोमेंट ही था क्योंकि इसमें भी क्या किया था, इन लोगों ने पेड़ को हक किया था, पेड़ थे वो चिपक गए थे, इसीलिए ये चिपको मोमेंट ही था। बट मोस्टली ये जो मोमेंट है ये बिश्नोई मोमेंट के नाम से डॉक्यूमेंटेड है मोस्ट ऑफ द बुक्स में, डॉक्यूमेंट्स में। तो इसमें जो आपकी अमृता देवी बिश्नोई जी थी
ये क्या थी, ये लीडर थी उस ग्रुप की, बिश्नोई ग्रुप की, जो पेड़ों को बचाने के लिए आ, अपना इन्होंने हक किया था। खेजरी ट्री जो है ये राजस्थान का स्टेट ट्री भी है। ठीक है बच्चों। एंड इनमें से अगर आप देखें तो मेधा पाटकर जी नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, है ना, काफ़ी पॉपुलर रही हैं ये भी नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौरान। ठीक है, इन पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, जब ह्यूमन जो है मानव सभ्यता ने विकास किया, तो वो क्या करते थे, वो हंटिंग करते थे और झुंड बना के रहते थे, है ना। तो हंट एंड जो ओकेज़न होते थे उस टाइम पे, वो उसके लिए क्या करते थे, गैदरिंग करते थे, लोग इकट्ठा होते थे। अगर कुछ भी ऐसा गलत दुर्घटना हो जाए या कोई ऐसे शुभ अवसर पे, ये स्टार्टिंग से लोग कर रहे हैं, है ना। तो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी जो है ये इसका सही आंसर है। एग्रो फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये तो अभी जाके डेवलप हुई है। स्टार्टिंग में हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये अभी 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, उस पेपर से लिया गया है। मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, D2O। हैवी वाटर जो है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला मॉडरेटर है न्यूक्लियर रिएक्टर में। इसको हैवी वाटर क्यों बोलते हैं, है ना बच्चे, बताओ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको जो D2O है इसको हैवी वाटर क्यों कहा जाता है। न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, कैडमियम की रोड इस्तेमाल की जाती है जो कि आपके एक्सेस जो न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, कितने न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में, ये आपने बताना है। माइक, MIKE, माइक बेसिकली जो है इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। ये साइट्स के अंदर आता है, साउथ एशिया में ये जो है 2003 में स्टार्ट किया गया था। एंड इंडिया में बेसिकली ये इम्प्लीमेंट किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट के दौरान। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट इंडिया में कब आया ये आपने बताना है। ठीक है, जब भी हम वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कोगुलेशन फ्लोकुलेशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एक प्रोसेस है। एंड कोगुलेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है एंड फ्लोकुलेशन जो है एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि कोगुलेशन किस टाइप का प्रोसेस है एंड फ्लोकुलेशन किस टाइप का प्रोसेस है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। जो मेन कोगुलेंट है बेसिकली लाइक आपका एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, ये काफ़ी पॉपुलर जो है आपका कोगुलेंट है। ये जो है वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, कोगुलेशन के काम आता है ना। बट जो आपके कोलाइड पार्टिकल्स हैं एंड एल्युमिनियम आयन है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज होते नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। आपने बताना है मुझे कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो है कौन सा चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजीसी नेट इन्वायरमेंट साइंस के क्वेश्चन पेपर में से ये क्वेश्चन लिया गया है। शायद 2015 या 16 में ये क्वेश्चन आया था। ई वेस्ट, ई वेस्ट जो है आज के टाइम में सबसे बड़ा एक वेस्ट के रूप में जो है उभर के आने वाला कंपोनेंट है। अगर हम बात करें वेस्ट के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उसमें ई वेस्ट जो है धीरे धीरे फैलता जा रहा है ना। आप लोगों ने देखा होगा आज से लगभग 10-15 साल पहले चाइनीज़ मोबाइल आए थे, है ना, काफ़ी धूम मचाई थी उन्होंने।
5 स्पीकर, 10 स्पीकर, 3 सिम कार्ड चलते हैं, 4 सिम कार्ड चलते हैं, इस टाइप के काफ़ी बड़े बड़े मोबाइल आए थे। वो बेसिकली चाइना का ई वेस्ट था। ई वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ई वेस्ट में बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना। एंड अगर हम इनको लैंडफिल करते हैं तो ये वाटर को पोल्यूट कर देंगे ये आपके, ठीक है, लीचिंग के होगी, हैवी मेटल्स जो हैं हमारे वाटर रिसोर्सेज में आ सकते हैं। अगर हम इनको जो है लैंड इंसिनरेट करते हैं, ठीक है ना, अल्टीमेटली तो कुछ ना कुछ करना ही है, बट अगर हम इंसिनरेट करते हैं तो बहुत टॉक्सिक गैसेस जो हैं, आपके टॉक्सिक कंपाउंड्स हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं। बट डे बाय डे जो है ई वेस्ट बढ़ता जा रहा है ना। बहुत सारे डेंजरस एलिमेंट इसमें हैं, जो ये 7 एलिमेंट दिए हैं, अगर इनमें से आप देखें तो ये जो एलिमेंट है आपका, सही आंसर अगर हम देखें तो इसमें से हेप्टाक्लोर जो है ये पेस्टिसाइड है, ये इसमें नहीं होता है, ठीक है, एंड प्लूटिनम इसमें नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन अगर आप देखें तो 1 2 3 4, सॉरी 4 नहीं, 5 एंड 6, 4 एंड 7 नहीं है, ठीक है, एक तो 4 नहीं है एंड एक आपका 7 नहीं है, ठीक। तो ये आपका सही आंसर है। एट प्रजेंट जो है इंडिया जो है किस रैंक पे है ई वेस्ट प्रोडक्शन में, है ना। टॉप के 3 कंट्री जो है वो कौन सी है, इंडिया की रैंक कौन सी है, आपने ये बताना है। हमने देखा है कि अक्सर जो भी आपके सेफ्टी टैंक होते हैं या वाटर बॉडीज़, वहाँ पे आपके स्मेल की प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी मेन वजह है एनारोबिक डिकम्पोजिशन। एनारोबिक डिकम्पोजिशन की वजह से, ठीक है, आपके गैसेस रिलीज होती हैं लाइक मीथेन, H2S, है ना। H2S की स्मेल कितनी पंजेंट होती है ना। तो बेसिकली जो ये स्मेल है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एनारोबिक डिकम्पोजिशन है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आजकल जब भी हम वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, वाटर मॉनिटरिंग की बात करते हैं, तो कुछ बायोलॉजिकल इंडिकेटर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो है ये अगर किसी भी वाटर में मिल रहा है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उस पानी में फीकल कंटामिनेशन है ना। कई बार क्या होता है कि हम अ, जो है अपना ड्रिंकिंग वाटर की जो लाइन है, ठीक है, वो लाइन या तो सीवेज के साथ साथ पैरेलली लगी होती है या किसी वजह से सीवेज की जो पाइप लाइन है वो उससे मिक्स हो जाती है ना। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो वाटर है कंटामिनेट हो जाता है। अब अगर आपने ये देखना है कि भाई आपका जो पानी है जो कंटामिनेटेड है, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम हो रही है, वो किस वजह से है, ठीक है, तो सिंपली अगर आप मान लीजिए सैंपल लिया, आपने बायोलॉजिकल टेस्टिंग कराई, उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया मिला, तो कहीं ना कहीं पे आपके पानी में सीवेज का जो है कंटामिनेशन, कहीं ना कहीं सीवेज मिक्स हो रहा है ना बच्चे। तो ये इस चीज़ का इंडिकेटर है, अगर ई कोलाई पानी में है कि उसमें सीवेज पोल्यूशन है, कहीं ना कहीं से जो है फीकल कंटामिनेशन उसमें मिक्स हो रही है, ठीक है। ट्रॉट फिश जो है किस चीज़ का इंडिकेटर है, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। इसके साथ साथ रोटिफर, 2 इंडिकेटर और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं ये आपने बताना है। साउंड लेवल मीटर जो है ये इंटेंसिटी ऑफ नॉइस मेजर करता है, ठीक है। साउंड प्रेशर लेवल मेजर करता है डीबी में। इंटेंसिटी ऑफ नॉइस जो है बेसिकली वो कैलकुलेट की जाती है साउंड लेवल मीटर के माध्यम से। EIA नोटिफिकेशन आई थी 14 सितंबर 2006 को,
उसमें हमारे जितने भी प्रोजेक्ट थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ए एंड बी। बी पार्ट को अगेन जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, B1 एंड B2। ए कैटेगरी के सारे प्रोजेक्ट से सेंटर डील करता है एंड बी कैटेगरी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनसे स्टेट डील करता है। ठीक है, तो इसमें B2 कैटेगरी जो है उसको जो है अपना कंप्लीट EIA कराने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उसमें पब्लिक हियरिंग वगैरह जो है रिव्यू वगैरह नहीं होते हैं, सिंपली स्कोपिंग से फाइल सीधी जाती है आपके डिसीजन मेकिंग पे। ठीक, तो आपने मुझे ये बताना है कि B2 कैटेगरी के प्रोजेक्ट जो हैं उनको कंपाइल करने में कमेटी कितना टाइम लेती है। ठीक है, फाइनली कब आपको ये पता चलेगा, कितने दिन बाद ये पता चलेगा कि भाई आपका प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव्ड हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, कितने दिन का समय इसमें लगता है। ठीक है बच्चे, लिखो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। स्कोपिंग काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेप है ना स्कोपिंग का। बट इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से ऑप्शन नंबर बी, डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड क्रिएशन ऑफ कॉन्टीजेंसी प्लान, ये स्कोपिंग का हिस्सा नहीं होता है। ये किसका हिस्सा है? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्लान का, EMP का, है ना। ये EMP का हिस्सा है, स्कोपिंग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द 3 जो है ये आपके स्कोपिंग पे डिसाइड किए जाते हैं कि कैसे क्या करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, है ना। बेसिकली स्कोपिंग पे क्या किया जाता है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, ये सब जो है हम स्कोपिंग के टाइम पे करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन 2 इस बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो टर्म ऑफ रेफरेंस जो है जो डिसाइड किए जाते हैं आपके स्कोपिंग के टाइम पे। तो स्कोपिंग जब हम आ, करते हैं तो अपना जो भी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है A या A1, ठीक है, तो उसमें अपना टर्म ऑफ रेफरेंस हम सबमिट करते हैं, कमेटी को देते हैं। जिस दिन जो ओनर है उसको रिसिप्ट मिल जाएगी कमेटी से कि भैया ये आपके हमने एक्सेप्ट कर लिए हैं टोर्स, उस दिन से लेके 60 दिन के अंदर अंदर कमेटी को अपना फाइनल डिसीज़न देना होता है ना, कि आपके टोर जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं या रिजेक्ट हो गए हैं या कुछ रिकमेंडेशन है। अगर 60 दिन के अंदर अंदर ये इन्फॉर्मेशन जो है प्रोजेक्ट के ओनर को नहीं दी जाती तो प्रोजेक्ट का जो ओनर है जो भी वो लिखे, है ना, जो भी उसने लिखा होगा टर्म ऑफ रेफरेंस में वो सब ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो 60 दिन का समय होता है जिसमें कमेटी को जो है रिप्लाई करना होता है, जवाब देना होता है प्रोजेक्ट ओनर को कि भैया आपके जो टोर हैं वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं या रिजेक्ट कर लिए गए हैं। ठीक है, या इसमें जो है आपने ये चेंजेस करने हैं, कुछ रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए। अकॉर्डिंग टू EIA नोटिफिकेशन 2006, EIA कितने चरणों में पूरा होता है? ठीक है ना, EIA में कितने स्टेप होते हैं? ठीक है, ये आपने मुझे बताना है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस किए हैं आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। एंड जो क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, UGC नेट, इन्वायरमेंट साइंस के जितने एग्ज़ाम होते हैं इन्हीं क्वेश्चन के आसपास जो है क्वेश्चन आते हैं, इवन UPSC के एग्ज़ाम में भी। तो इनको आप अगर नहीं पता तो पढ़ो, देखो कहीं से, है ना बच्चों। सीखते रहो, मुस्कुराते रहो। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।